Good morning, students. I am Simmi Alang, your physics teacher. We are doing our unit 2, that is kinematics. We have already done the chapter that is the motion in a straight line. Today we will start our next chapter of our unit 2, that is the kinematic. Kinematics का next chapter जो हम start कर रहे हैं that is the motion in straight line, or you can say that we will talk about the vector. So as we discuss large number of physical quantities like force, work, acceleration, distance, displacement, speed, velocity. So there are large number of physical quantities that we study in physics, and we can classify the physical quantities into two categories, that is scalars and vectors. Basically we know about the scalars and vectors. Scalars वो physical quantities होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती है. फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, वर्क, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं. जैसे मास है, आपने बॉडी का मास मेजर करना है, आपने वेइंग मशीन में उसका मास मेजर करने के लिए आप बॉडी को जिस मर्जी डायरेक्शन में आप रख लो, मास के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली द मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं. वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें बहुत मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एक्सेट्रा. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन द प्रीवियस चैप्टर. मोमेंटम और फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. एंड देयर आर मेनी मोर फिजिकल क्वांटिटी वी विल गोइंग टू बी डिस्कस इन द योर क्लास 11 सिलेबस. ओके, तो बेसिकली हमें इसकी डेफिनेशन जो है वो अंडरस्टैंड करनी है दैट व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर. सो इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर्स. सो फर्स्टली वी विल रिप्रेजेंट द वेक्टर, कि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. ग्राफिकली अगर आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो तो वेक्टर को हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड ऑन इट. ओके, तो यहाँ पर ये मैंने एक एग्जांपल शो किया कि लेट अस कंसीडर पी वेक्टर है, और उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगी कि एक स्ट्रेट लाइन लोगे और उसके आगे आप एरो जो है वो मार्क कर दोगे. जो यहाँ पर लाइन की जो लेंथ हम यहाँ पर ले रहे हैं वो हमें बताएगी मैग्नीट्यूड. ओके, द लाइन का जो लेंथ है दैट इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन दैट विल गिव अस द मैग्नीट्यूड, कि वेक्टर की वैल्यू क्या है, और जो एरो होगा, एरो हमें बताएगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है. ओके, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एरो लाइन का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेल या कहते हैं ओरिजिन ऑफ वेक्टर. और एट द एंड ऑफ द एरो लाइन, जो एरोड लाइन का जो एंड है, ये पॉइंट जो है उसको हम कहते हैं टिप या कहते हैं हेड ऑफ द वेक्टर. ओके, देन इन राइटिंग ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लेटर विद एरो हेड ऑन इट. ठीक है, तो अगर आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो, ये तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. लेकिन अगर आप उसको लिख रहे हो कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे. इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी वेरिएबल. आप कोई भी वेरिएबल चूज़ कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ वेरिएबल चूज़ किया, एक पी ले लिया, और उसके ऊपर हमने क्या लगाना है, एरो लगा देना है. तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी जो है वो क्या बन गई, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई. फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि देयर इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, की बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, और हमें पता है फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो मैं फोर्स के ऊपर क्या लगा दूंगी, एरो लगा दूंगी. तो यहाँ से मैंने ये जो लिखा, यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. समटाइम्स हम इन बुक्स हम एरो नहीं लगा होता तो उसको हम क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, वो उसको बोल्ड करके लिखा होता है. तो वहाँ से भी हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो बोल्ड लेटर है वो कैसी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है. कि आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे जो है वो मतलब उसके लिए क्या सिंबल आप यूज़ कर रहे हो. ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एरो ओवर इट, कि उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं. ओके, देन देयर आर टाइप्स ऑफ वेक्टर, की वेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं. वन इज़ पोलर वेक्टर एंड अदर इज़ एक्सियल वेक्टर. पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो या एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि जहाँ पर जिस डायरेक्शन में अगर कोई सी बॉडी के ऊपर वो वेक्टर एक्ट कर रहा है, ठीक है, जहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, या हम ये कह सकते हैं विच एक्ट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन
एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, कि जो कि कहाँ लग रहे हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, कि जिस डायरेक्शन में बॉडी जो है वो मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन है उसी डायरेक्शन में वो वेक्टर जो लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यहाँ पर मैं ये फोर्स लगा रही हूँ, तो ये जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो इस पॉइंट पर लग रही है, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर, सो दिस काइंड ऑफ वेक्टर जो फोर्स है यहाँ पर किस तरीके का एग्जाम्पल हो गया, दैट विल बी अ पोलर वेक्टर, मीन्स जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, कि किसी एक पॉइंट पर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जो वो फोर्स जो हमारा वेक्टर एक्ट कर रहा है कि उसकी एक पॉइंट मतलब एक डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक बॉडी जो है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर मूव करेगा, तो यहाँ से उसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि यहाँ से बॉडी जो है वो डिस्प्लेस होगी, सेकंड पॉइंट पर जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो वेक्टर जो है जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, उन वेक्टर्स को हम कहते हैं पोलर वेक्टर। और नेक्स्ट है हमारा एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर्स जो है वो वेक्टर्स होते हैं जो कि एक बॉडी का रोटेशनल इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। रोटेशनल इफेक्ट का मतलब होता है जब कोई बॉडी अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, ठीक है, और ये वेक्टर जो है किस डायरेक्शन में लगते हैं, दे एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनके बारे में अभी हम एक रोटेशनल मोशन चैप्टर है उसके अंदर हम डिटेल में करेंगे। तो यहाँ जो एंगुलर वेलोसिटी हमने एग्जाम्पल दिया कि फॉर एग्जाम्पल ए बॉडी इज रोटेटिंग, बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो बॉडी के बीच में से जो एक्सिस अगर हम पास करवाएंगे उस एक्सिस को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बॉडी कितनी गति से मतलब कितनी वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो तब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी हम डिटेल में बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करें कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक एक्सियल वेक्टर है। जैसे आपने वेलोसिटी कहा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ जो एंगुलर वेलोसिटी हमारी लीनियर दैट विल बी इन द लीनियर मोशन केस में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंगुलर मोशन है, मतलब यहाँ पर बॉडी जो है वो घूम रही है, एंगुलर मोशन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये W है, जो या ओमेगा इसको हम कहेंगे, इसके ऊपर हमने एरो लगाया, तो ये होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वो वेक्टर किस तरीके का वेक्टर है, वो है एक्सियल वेक्टर है। ओके, देन देयर आर सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हमारे पास, दे आर रिलेटेड टू द वेक्टर्स। तो फर्स्ट हमारे पास है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब होता है कि जब हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हो, कि वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का ओनली हम मैग्नीट्यूड जब कंसीडर करते हैं तो उसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो अगर मैं कहूँ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर जो है उसको मैंने रिप्रेजेंट करना है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, आप वेक्टर ए आप लिख रहे हो, तो ए वेक्टर इज ए वेक्टर, ठीक है, ऊपर एरो लगा दिया तो वो वेक्टर है, तो इसके साथ में मैंने ये बार लगा दिया, ये इसे हम कहते हैं कि मॉडुलस लगा दिया। तो ये क्या हमें बताएगा कि मैं यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपने कहा कि ए वेक्टर है, ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ में मैं ये मॉडुलस लगा देती हूँ, ये 2 लाइन्स लगा देती हूँ, तो अब इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रही हूँ। ये समटाइम्स क्या करते हैं, हम मॉडुलस नहीं लगाते हैं, हम सिंपल क्या कर देते हैं, ए लिख देते हैं, मतलब उसके ऊपर से एरो को हटा देते हैं, तो उसका मीनिंग भी यही रहता है कि हम यहाँ पर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ले रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो है एक किसी भी वेक्टर का, ठीक है, ये हम ये नहीं कहे कि यूनिट वेक्टर है कोई अलग सा वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर अगर आपके पास है, कोई भी गिवन वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होता है, सो ऑफ द गिवन वेक्टर इट इज़ ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है, कि ये वेक्टर होगा उसी वेक्टर, उसी गिवन वेक्टर का वेक्टर क्वांटिटी हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो, यूनिटी हो, यूनिट मैग्नीट्यूड हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम हो एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर, ठीक है। इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज एनी वेक्टर, एक वेक्टर है, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है मुझे, तो अगर ए जो है वो वेक्टर है तो मैं कहूँगी ए कैप, क्या कहा मैंने, ए कैप, ए के ऊपर ये जो मैंने एरो सा लगाया है इसे कहते हैं कैप। ए कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ए कैप क्या है, इसका यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है,
ठीक है, अब ये तो बात होगी कि मैंने कहा कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि ये जो वेक्टर मैं यहाँ लिख रही हूँ इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन ये डायरेक्शन जो इसकी होगी इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इसकी डायरेक्शन सेम वही डायरेक्शन होगी जो कि ए वेक्टर की है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर का लिखने का मतलब ये है सिंपल, उसकी मैग्नीट्यूड उसका यूनिटी है लेकिन डायरेक्शन उसकी वही होगी जो आप किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये एक हमारे पास फॉर्मूला है कि ए वेक्टर जो है, आप किसी भी वेक्टर को अगर आप लिख रहे हो तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड के लिए मैंने ये देखो खाली ए लिखा, ए का मतलब मॉडुलस ऑफ ए लिखा। ठीक है, ए खाली लिखा है तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, या मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकती थी, ए वेक्टर साथ में लगा दिए मॉडुलस, इसी सेम इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती थी। ठीक है, तो वन एंड द सेम थिंग है, और साथ में लगाया ए कैप। ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो अब ये देखो ये कंप्लीट है ना इटसेल्फ में, क्योंकि ये वेक्टर है, इसमें इसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड ए बता रहा है और जो डायरेक्शन है वो ये ए कैप बता रहा है, क्योंकि इसका अपना खुद का मैग्नीट्यूड तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या आई? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या ये कह सकते हो वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का अगर आपने यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप क्या निकालोगे? आपने फॉर्मूला लर्न करना है कि आप उस वेक्टर को उसी के ही मैग्नीट्यूड से, उसी के ही मॉडुलस से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स लर्न करते हैं यूनिट वेक्टर्स के लिए। इट इज़ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस एंड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली, कि ये जो हमारे यूनिट वेक्टर होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता, डायमेंशनलेस होता है, और ये जो है खाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आई जे के आर द यूनिट वेक्टर, ये यहाँ पर एग्जाम्पल बताया कि जो हम कार्टेशियन प्लेन्स के बारे में बात करते थे, एक्स वाई जेड एक्सिस, जो कि मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्लियरली वहाँ पर शो किया था कि एक्स वाई जेड एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस है इनके अलोंग हम वेक्टर्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं आई और आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप और जेड के अलोंग के कैप। ये सिर्फ ये क्या बताते हैं? ये डायरेक्शंस बताते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि ए बी इज ए वेक्टर विच इज़ इक्वल टू 4i कैप, ये लिख दिया ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप, इसका मतलब ये है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड तो 4 है, और आई कैप का मतलब हो गया कि इसकी जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पर ये आई कैप क्या है? ये आई कैप है यूनिट वेक्टर। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, सिर्फ ये बताएगा कि इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड हैं। ठीक है, जे होता है अलोंग वाई एक्सिस, के होता है अलोंग जेड एक्सिस। यहाँ पर हम नेक्स्ट है दैट मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज यूनिटी। ठीक है, अगर आप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो वो ऑलवेज क्या आएगा? यूनिटी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट अब यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है कि फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी को देखो मैंने ऊपर लगा दिया एरो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू हमने लिखी 5 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन क्या है? ड्यू ईस्ट की तरफ। मुझे निकालना है इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला था? वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। हमने इसका मॉडुलस लेना है, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड तो खाली 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ये है, वैल्यू ये है, डायरेक्शन हमने यहाँ नहीं ली। 5 से 5 ये हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास? डायरेक्शन रह गई। दैट मीन्स यूनिट वेक्टर जो है उसके कोई भी यूनिट नहीं आएंगे, क्योंकि जब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं आई है तो इसकी डायरेक्ट उसके यूनिट्स क्या बनेंगे? नहीं बनेंगे। अगर ये यूनिट लेस है तो इसका मतलब डायमेंशन लेस भी है। तो यूनिट वेक्टर हैज़ नो यूनिट, इसके कोई भी यूनिट नहीं होते, ये सिंपली हमें डायरेक्शन जो है वो इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर।
इक्वल वेक्टर्स क्या हैं, देखो नेम से ही क्लियर है कि दो वेक्टर्स जो हैं उनको कब कहोगे इक्वल हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है, जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। जैसे कि यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया कि इनका जो लेंथ है वो हम अप्रॉक्स, देखो यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि इनका लेंथ जो मैग्नीट्यूड शो करता है वो इक्वल है, और एरो जो है वो भी दोनों की सेम डायरेक्शन में हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो ए और बी वेक्टर कैसे हैं, दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती कि एक ए वेक्टर ये होता और एक ये बी वेक्टर होता, ठीक है, तो इस केस में ये दोनों वेक्टर जो हैं वो इक्वल वेक्टर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, डायरेक्शन चाहे सेम है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ये भी कह देती कि एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, अब यहाँ पर इस केस में मैग्नीट्यूड तो सेम लग रहे हैं आपको लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो भी ये हमारे इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। लेट्स सी, हमारे पास नेक्स्ट वेक्टर जो है वो इसी का ही एग्जांपल हम शो कर रहे थे, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, ठीक है। किसी भी वेक्टर का अगर नेगेटिव वेक्टर आप निकाल रहे हो तो वो क्या है, इज ए वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर। कि आप किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लिख सकते हो, आपने क्या करना है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है उसी वेक्टर की अपोजिट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर ये ए वेक्टर है और इस ए वेक्टर का मुझे नेगेटिव वेक्टर लिखना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इतने ही मैग्नीट्यूड का मैंने वेक्टर बनाया लेकिन डायरेक्शन क्या कर दी, अपोजिट कर दी। ये इस डायरेक्शन में था तो इसकी डायरेक्शन मैंने यहाँ कर दी। तो ये कैसे वेक्टर हो गए, ये इसका नेगेटिव वेक्टर हो गया। माइनस ए, मैंने यहाँ पर माइनस ए लिखा है क्योंकि ये रिप्रेजेंट, हम नेगेटिव वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि आप उसके आगे क्या लगा देते हो, माइनस साइन लगा देते हो। तो माइनस साइन लगाने का मतलब ये है कि ये जो है वो नेगेटिव वेक्टर है इस ए वेक्टर का। ओके, नेक्स्ट इज अ को इनिशियल वेक्टर। को का मतलब होता है सेम, कॉमन, ठीक है। इनिशियल यहाँ पर मतलब स्टार्टिंग, तो वो वेक्टर्स जो हैं जिनका इनिशियल पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम हो, कॉमन हो, उनको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। जैसे कि ओ क्यू और ओ पी जो है यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया ए वेक्टर और बी वेक्टर से, इन दोनों का जो पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट जो है वो कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे, को इनिशियल वेक्टर्स होंगे। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वर्ड आप मैथ्स में जो है वो रीड करते हैं। कोलिनियर मतलब जो कि एक लाइन पे लाई करते हो, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसे वेक्टर्स जो हैं जिनका चाहे इक्वल मैग्नीट्यूड हो या अनइक्वल हो, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं है इक्वल ना भी हो, ठीक है। तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। एंड आर एक्टिंग अलॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट लाइन, और वो कैसे एक्ट कर रहे हो, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में एक्ट कर रहे हो। जैसे कि सिचुएशन ये देखो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों सेम लाइन पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम भी आप शो कर सकते थे। यहाँ देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर डायरेक्शन जो है वो दोनों की क्या है, सेम है, आपस में क्या है, पैरेलल है, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं शो किया, आप इक्वल भी शो कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, बट आपस में क्या है, पैरेलल है। तो मेन कंडीशन क्या हो गई कि वो जो है एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, या तो सेम लाइन में हो या पैरेलल लाइंस में हो, डायरेक्शन चाहे सेम हो या अपोजिट हो, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे डायरेक्शन चाहे सेम हो या अपोजिट हो, उसी को हमने आगे कर दिया डिवाइड। इसी कोलिनियर वेक्टर को हम आगे कैसे आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं, लाइक और पैरेलल वेक्टर से। कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, दो कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब वो हो गया वो वेक्टर्स जो कि पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में हो, ठीक है, विच एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग द पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। वो ऐसे वेक्टर्स जो हैं या तो वो एक लाइन पे एक्ट कर रहे हो या पैरेलल लाइंस में हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अगर सेम हो। अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो वो कैसे वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है, या लाइक वेक्टर्स हैं। जैसे कि यहाँ पर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है, यहाँ पर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे हैं,
दे आर पैरेलल, ओके, एंड देयर डायरेक्शन जो है वो भी सेम है, तो इसलिए कैसे वेक्टर्स हैं, ये हमारे लाइक वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी ये हमारे लाइक वेक्टर्स हैं, लेकिन अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऐसे हम इसका अपोजिट कर देंगे कि ऐसे टू कोलिनियर वेक्टर विच एक्ट अलोंग द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन और अलोंग द पैरेलल लाइंस इन अपोजिट डायरेक्शन, कि जब उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो उस केस में वो वेक्टर कैसे होंगे, अनलाइक होंगे या एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, A vector and B vector they are parallel but they are acting in opposite direction. A vector and B vector they are acting on the same line but in opposite direction. तो ये वेक्टर कैसे हैं, अनलाइक हैं या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इन वेक्टर्स के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ वो यूनिट वेक्टर्स दे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है, जो मैंने अभी आपके के साथ डिस्कस किया आई जे के कि यूनिट वेक्टर्स जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जो हम कार्टेशियन सिस्टम में हम बात करते हैं, ये 3 लाइंस होती हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 3 लाइंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। एक पॉइंट के ऊपर ये तीनों लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। तो इन 3 डायरेक्शंस के अलोंग जो हमने यूनिट वेक्टर्स हमने बात की हैं आई जे के, ये क्या हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसलिए हम इन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। हम मैथ्स में अंडरस्टैंड करते हैं, वहाँ पर रीड करते हैं, ऑर्थोगोनल का आई थिंक मीनिंग जो वहाँ पर भी आता है वो हमारा 90 डिग्री से रिलेटेड आता है। तो यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर्स आई जे के हैं ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए इन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो टॉपिक लिया वो हमने काइनेमेटिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, मोशन इन स्ट्रेट, दैट इज़ मोशन इन ए प्लेन या वेक्टर हम कहें इसको। और आज हमने इस वीडियो में अंडरस्टैंड किया वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। आप लोगों को डेफिनेशन जो है वो लर्न करनी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर जो हैं वो कौन से होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो you can click on the like button and you can subscribe my channel for getting my latest video.